जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिपरेशन फॉर फिलोसफी पर मैं हूं आप लोगों के साथ विप्लव विश्वास और आज लेके आया हूं जो प्री सॉक्रेटिस फिलोसफी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके पहले जो एक फर्स्ट पार्ट हम लोग ने दे दिए है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वो भी मिल जाएगा आप लोगों को। और आज लेके आए उसका सेकंड पार्ट, क्या क्या हो सकता है उसका अंदर, क्या नहीं है, वो सारे के सारे हम लोग देख रहे थे और उसके साथ उसका चर्चा भी कर रहे थे। तो आज चलिए एकदम डायरेक्ट चला जाता है उसके अंदर क्या है सेकंड पार्ट के अंदर और क्या क्या फिलोसोफर वहाँ पर रह गए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सेकंड वीडियो की ओर। तो आप लोगों के सामने चल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्या है इसका क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनियन फिलोसोफर। आयोनियन फिलोसोफर के अंदर जो आयोनियन जो फिलोसोफर है उसके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि मुख्य जो विशेषणता होता है वो क्या होता है। एक तो हम लोगों का पास क्या है, एम्फसाइज ऑन मैथमेटिकल फॉर्म, रिलायंस ऑन मैथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, सर्च ऑफ नेचुरल एक्सप्लेनेशंस फॉर फिनोमेना, फोकस ऑन एथिकल बिहेवियर। तो हम लोग तो ये जानते हैं क्या है, क्या होगा इसका। देखिए यहाँ पर सर्च फॉर जो एक्सटर्नल जो फिनोमेना है इसके बारे में ही बात किया है, क्योंकि वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुआ है, वर्ल्ड का सोर्स क्या है, ये जगत का उत्स क्या होता है। जैसे कि थेलस ने, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमाइंस, ये सारे ने बोला जो वर्ल्ड आर क्रिएटेड बाय द वाटर। कभी किसी ने बोला फायर, किसी ने बोला सर्टेनिटी, किसी ने बोला कोई अनिश्चयता एक चीज़ होता है, ऐसे बारे में। तो हम लोग जानते हैं जो सर्च और नेचुरल एक्सप्लेनेशंस फॉर फिनोमेना, यही आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 में क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग फिलोसोफर्स is not typically classified on Ionian philosopher। Ionian philosopher के अंदर कौन सी फिलोसोफर, ये जो आयोनियन फिलोसोफर होता है निम्नलिखित में देखिए दार्शनिक में से कौन क्या है। आमतौर पर आयोनियन दार्शनिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। कौन सी फिलोसोफर, तो हम लोग जानते हैं, जो देखिए थोड़ा ऐसे भी क्वेश्चंस हो जाता है कभी कभी जो हम लोग नहीं जानते, लेकिन वो क्वेश्चन हम लोग को आता है क्योंकि हम सारे के सारे लोग ना कोई और क्वेश्चन के अंदर हम लोग पढ़ाई करते हैं और उसके साथ इसको जोड़ देते हैं। देखिए आयोनियन फिलोसोफर का अंदर आता है थेलास, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमाइंस, लेकिन पिथागोरस नहीं आता है। तो ये क्या होगा, ये हमका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आयोनियन फिलोसोफर के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। वो है हम लोगों का आंसर क्या होगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा पिथागोरस। तो ये होगा हमका सही आंसर। तो अगले क्वेश्चन देखिए, एकदम देखिए इजी, माने एकदम इजीएस्ट टाइप का क्वेश्चंस होता है। ये वेस्टर्न फिलोसफी जो सॉक्रेटिस, प्री सॉक्रेटिस फिलोसफी होता है, उसमें बहुत डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चंस नहीं होता है, लेकिन हेराक्लिटस, पिथागोरस जब आता है तब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस थोड़ा ही आ जाता है, क्वेश्चंस थोड़ा हार्ड की तरफ। लेकिन आयोनियन फिलोसोफर जो होता है इसमें उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, क्योंकि जितना हम लोगों का रखा है उसमें क्वेश्चंस, तो वो बहुत इजी होता है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, which concept is associated with Heraclitus, who is often like with Ionian philosopher thought। क्या है, तो बोलता है जो कौन सी अवधारण हेराक्लिटस से जुड़े है, जिसे अक्सर आयोनियन दार्शनिक विचार से जोड़ा जाता है, आयोनियन दार्शनिक के विचार से जोड़ा जाता है। ये क्या है, देखिए एक नंबर ऑप्शन में क्या है, द यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स। दूसरा क्या है,
यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स, दूसरा क्या है द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, आइडिया ऑफ बिल्डिंग और बीइंग एंड नॉन बीइंग, द एलिगोरी ऑफ दिस केव। ये तो हम लोग जानते हैं प्लेटो के जो है उसके साथ हो गया है इसका, ठीक है। तो बीइंग एंड नॉन बीइंग ये अलग तरह का होता है, थ्योरी ऑफ फॉर्म ये तो फॉर्म बाद में आया, लेकिन द यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स यानी कि विपरीत के एकता, जो ऑपोजिट होता है उसका जो एक यूनिटी में लाना, ये चीज उससे जोड़ता है किसका साथ, हेराक्लिटस के फिलॉसफी के साथ और आयोनियन की फिलॉसफर के साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 पे देखिए क्या है, What was Anaximander primary contributions to early Greek philosophy? यानी कि early Greek philosophy में Anaximander का primary contributions क्या है। तो एक नंबर देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम ये बाद में आया, द बीइंग ऑफ सिंगल फंडामेंटल सब्सटेंस कॉल्ड एपीरन, ठीक है, एपीरन, द थ्योरी ऑफ फॉर्म, ठीक है। देखिए इसके बाद आता है द नोशंस ऑफ अनमूव्ड मूवर, ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में, फॉर्म के बारे में, एटम के बारे में भी हम लोग जानते हैं। लेकिन देखिए ये द आइडिया ऑफ द सिंगल फंडामेंटल सब्सटेंस कॉल्ड एपीरन, जो एपीरन के बारे में ये है इसका कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो एपीरन नामक एक मौलिक पदार्थ का विचार करना, ये चीज हम लोग जानते। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। इसका बाद 37 में देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू एनाक्सिमेंडर व्हाट इज द एपीरन। तो हम लोग पहले देखिए क्वेश्चन में आया एपीरन, तो सबके अंदर एक चीज आ जाता है जो एपीरन, व्हाट इज द एपीरन, एपीरन का मतलब क्या है। तो यही हमने बात एक क्वेश्चंस में रखा जो किसी को शायद जरूरत पड़ जाए, जो ये क्या है, तो इसके बारे में तो बात नहीं किया। तो एक क्या है एपीरन का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस बोला है अकॉर्डिंग टू एनाक्सिमेंडर व्हाट इज द एपीरन। एपीरन का मतलब क्या है, एपीरन का मतलब एक्चुअली वाटर होता है, वाटर ने बोलता है ए एन अनडिफाइंड बाउंडलेस प्रिंसिपल, एक ऐसे सिद्धांत है जिसका बाउंड नहीं किया जाता, अनडिफाइंड, उसका डिफाइन नहीं किया जाता, उसको बात के भी नहीं रख सकते, वो एक असीम पदार्थ होता है, यानी कि अपरिभाषित असीम पदार्थ। जैसे कि इंडियन फिलॉसफी में हम लोग पढ़ते हैं, जब वेदांत फिलॉसफी के अंदर शंकराचार्य ने बोला जो व्हाट इज ब्रह्म, ब्रह्म ऐसे एक चीज है, ऐसे एक बीइंग होता है, सत्य होता है जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, अनिर्वचनीयम इंडियन फिलॉसफी के पर्सपेक्टिव में हम लोग बोलते हैं। तो ऐसी एक चीज है एपीरन, ऐसा एक चीज है जो अनडिफाइंड बाउंडलेस, जो असीम होता है, जिसको परिभाषित अपरिभाषित होता है, जिसका परिभाषित नहीं किया जाता। ये होगा आपका सही आंसर। इसका बाद आ जाएगा हाउ डिड एनाक्सिमेंडर एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ द कॉस्मोस। कॉस्मोस को उसने कैसे एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या किया, इसने कैसे व्याख्या किया, जो एपीरन से ही व्याख्या करेगा, क्योंकि उसका थ्योरी ऐसा है जो एपीरन द्वारा इस जगत का उत्पन्न हुआ था, और एपीरन का हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसको व्याख्या नहीं कर सकते, वो अपरिभाषित होता है और वो असीम भी होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, जो लाइफ ऑफ स्टीव, यहाँ पर देखिए लव एंड स्टीव, ए मूवमेंट ऑफ एटम्स, यहाँ पर देखिए ऑपोजिट्स फॉर्म ऑफ एपीरन, यहाँ पर देखिए और एक गोड्स। तो ये होगा बाय सेपरेशंस ऑफ ऑपोजिट्स ऑफ द एपीरन। तो इसके बारे में तो हम लोग सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 39 में क्या है, एनाक्सिमेंडर व्यूज ऑन अर्थ इंक्लूडेड द बिलीव दैट, इसका देखिए बोलता है पृथ्वी के बारे में एनाक्सिमेंडर के विचार में
ये विश्वास शामिल था कि क्या शामिल था, क्या शामिल रखा गया है उसके अंदर क्या रखा गया। देखिए बोलता है द अर्थ was flat and floated on water। तो उस वाटर के बारे में तो बात ही नहीं किया। The earth was spherical and orbited the sun। तो इसके बारे में भी बात नहीं किया। The earth was cylindrical and floated in space। तो ये उसने बोला। देखिए बोलता है पृथ्वी बेलनाकार थी और अंतरिक्ष में तैरता है, यानी कि तैरता था। क्योंकि पहले ये बात हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक सिलेंडर जैसा होता है। बोलता है ये अर्थ इज द सिलिंड्रिकल एंड फ्लोटिंग इन द स्पेस। तो ये हो जाएगा हम लोगों का सही आंसर। ये भी देखिए एनेक्सिमेंडर, ये भी थेलस से बहुत दूर नहीं गया, क्योंकि थेलस ने बोला वाटर से क्रिएट हुआ है, लेकिन ये वर्ल्ड कैसा है, एक प्लेट जैसा है, वो जल के अंदर तैरता है। और इसने बोला जो अनमूव्ड, जो जिसका व्याख्या नहीं किया जाता है, अपीयरेंस जैसा होता है, लेकिन ये क्या है, सिलिंड्रिकल है एंड फ्लोटेड करता है। कहां पर, स्पेस के अंदर फ्लोट करता है। इसके बाद आ जाएगा देखिए क्वेश्चन नंबर 40। एनेक्सिमेंडर is considered an early proponent of what kind of explanations for natural phenomena। यानी कि नेचुरल फिनोमेना एनेक्सिमेंडर के प्राकृतिक घटनाओं के लिए किस प्रकार के स्पष्टीकरण का क्या प्रारंभिक समर्थक माना जाता है। यानी कि प्रारंभिक, यानी कि प्रपाउंड कैसे ये उत्पन्न हुआ, इसके बारे में, नेचुरल फिनोमेना के बारे में इसने कैसे बोला। एक्चुअली देखिए माइथोलॉजिकल है, टेलियोलॉजिकल है, रैशनल एंड नेचुरलिस्टिक्स है और सुपर नेचुरल। तो उसने क्या रैशनल एंड नेचुरलिस्टिक्स ऐसे ही किया, क्योंकि इसमें रैशनल यानी कि बुद्धि का जरूरत है और उसका नेचुरलिस्टिक्स किया यानी कि प्रकृतिवादी और तर्क संगम, यानी कि बुद्धि द्वारा जो प्रकृतिगत चीज है उसके बारे में ही बात किया। इसके बाद आ जाएगा 41। देखिए 41 में क्वेश्चन है व्हाट इज पिथागोरस। अब पिथागोरस के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। देखिए व्हाट इज द पिथागोरस मोस्ट नोन फॉर्म इन रियल्म ऑफ फिलॉसफी। यानी कि दर्शन के क्षेत्र में पिथागोरस की किस बात के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, किस बात के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। क्योंकि उसने बोला नंबर के बारे में बोला, क्योंकि उसने बोला जब ऑल इज क्रिएटेड बाय द नंबर, यानी कि नंबर से सब कुछ हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ फॉर्म है, ये तो नहीं होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन, ये नहीं होगा। लेकिन देखिए थ्योरी ऑफ नंबर एंड देयर रिलेशंस टू रियलिटी एंड अनमूवेबल मूवर, ये तो नहीं होगा। लेकिन हम लोग सही आंसर क्या होगा, द थ्योरी ऑफ नंबर्स। हम लोग नंबर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस थोड़ा अगर घुमा के दे देता है इसके अंदर, तो शायद पकड़ के रखिए यहाँ पर थोड़ा और एक नंबर के बारे में आ गया। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ये मेमोराइज करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा अंदर, क्योंकि उसने सिर्फ नंबर के बारे में बात किया। लेकिन नंबर के बारे में कब बात किया, जब उसने थ्योरी देना स्टार्ट किया। लेकिन हम लोग पिथागोरस के बारे में, पिथागोरस का कोई बुक तो हम लोग जानते नहीं, लेकिन पिथागोरियन जो पिथागोरस के अनुसरणकारी है उसके बारे में जब पढ़ते हैं, उसके बारे में जब जानते हैं, तब पिथागोरस के बारे में हम लोग जान सकते हैं, यानी जानते हैं। डायरेक्ट पिथागोरस के हम लोग कभी भी थोड़ा कम ही सुनते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, थ्योरी ऑफ नंबर्स एंड देयर रिलेशंस टू रियलिटी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 42 के अंदर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू पिथागोरियन फिलॉसफी व्हाट इज कंसिडर्ड टू इसेंस ऑफ ऑल थिंग्स। देखिए यहाँ पर इसेंस मतलब सार वस्तु क्या होता है, यानी कि एकदम मेन पदार्थ क्या है। तो यहाँ पर तो हम लोग क्या जानते हैं, पिथागोरस क्या किसके बारे में बात किया, नंबर के बारे में बात किया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा।
यानी कि इसेंस ऑफ ऑल थिंग्स इज ए नंबर, यानी कि ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड बाय द नंबर, यानी कि नंबर इज द सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स इन एक्सटर्नल फिनोमेना। ठीक है, ये चल गया। तो आपका देखिए नेक्स्ट 43 में आ जाते हैं हम लोग। 43, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग बिलीव्स इज एट्रीब्यूट टू पिथागोरियन एंड हिज फॉलोअर। तो बिलीव इज एट्रीब्यूटेड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता पदार्थ पिथागोरस और उनके अनुसारी कार्य संबंधित है। तो क्या है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं आंसर। रियलिटी इज कंपोज्ड बाय द एलिमेंट्स अर्थ, वाटर, फायर एंड द एयर। इसने तो नहीं बोला, ये पिथागोरियन जो फिलोसोफर है ये नहीं बोला। द सोल इज इमॉर्टल एंड अंडरगोस रिन्यूंसिएशंस, ये एक है। इसके बाद देखिए द यूनिवर्सल इज मैकेनिकल सिस्टम गवर्न्ड बाय फिजिकल लॉस, ऑल नॉलेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है आंसर। द सोल इज इमॉर्टल एंड अंडरगोज रिन्यूंसिएशंस, रेइंकार्नेशंस, यानी कि आत्मा अमर है और पुनर्जन्म लेता है। ये बात क्या पिथागोरियन फिलोसोफर ये इस बात का क्या करता है, बिलीव करता है। ठीक है, हाँ, which of this following beliefs in attributed to Pythagorean and his philosopher। तो आंसर सही हो जाएगा हम लोगों का क्या, बी नंबर। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस नंबर 44 में क्या है, पिथागोरस एंड हिज फॉलोअर्स प्रैक्टिस वे ऑफ लाइफ व्हाट इंक्लूडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी प्रैक्टिस करने के द्वारा, यानी कि पिथागोरन और उनके अनुसारकारी जीवन शैली में निम्नलिखित में से क्या शामिल था, यानी कि क्या शामिल किया था। एक तो देखिए एस्केटिसिज्म एंड वेजिटेरियन डाइट, यानी कि तप और शाकाहारी भोजन, हेडोनिज्म एंड इंड्यूलेंस, प्लेजर, political and activism and social reform, skepticism and questions of beliefs। यह क्या हो जाएगा, इस लोगों ने क्या शामिल किया था ये चीज, क्योंकि उस लोगों ने जो तप और शाकाहारी भोजन का डाइट ये सारे के सारे कर रहे थे। ये हेडोनिज्म का नहीं मानते थे, ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी नहीं था, स्केप्टिसिज्म भी नहीं था। ठीक है, 45 में क्या है, देखिए 45, इन पिथागोरियन फिलोसोफर द कंसेप्ट ऑफ हार्मोनी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग। ये क्या होता है, यानी कि पिथागोरियस दर्शन में जो संदर्भ की क्या अवधारण सबसे अधिक निकटतम के निम्नलिखित में से क्या जुड़ गए हैं, या क्या जुड़ गए हैं इसके अंदर। देखिए the balance of bodily harmony, the alignment of planet, the mathematical and the ratios and musics and the social order and polis। तो हम लोग जानते हैं जो पिथागोरियन जो फिलोसोफर था ये सारे के सारे क्या मानते थे, नंबर को मानते थे, यानी कि मैथमेटिक्स को मानते थे। तो क्या होगा, द मैथमेटिक्स, ये वाला चीज एकदम सही होगा। यानी कि संगीत में गणितीय अनुमान, देखिए उसमें एक ताल होता है, संगीत में एक ताल होता है और एक के बाद एक आता है। ठीक है, जो संगीत के बारे में जानते हैं थोड़ा थोड़ा वो तो जरूर मानेगा पिथागोरियन फिलॉसफी का, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही होता है, बाद एकदम सीरियल 1 3 1 2 1 3 1 5 ऐसे करके भी जाता है। ये म्यूजिक में ये सब इसका मान्यता देता था। इसके बाद देखिए 46 में क्या होगा, 46 में व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पार्मेनाइडिस फिलॉसफी। पार्मेनाइडिस का जो फिलॉसफी है उसके अंदर किसका सेंट्रल थीम क्या है, सेंट्रल थीम होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग,
यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग का थ्योरी, क्योंकि ये सोल का थ्योरी नहीं होगा, थ्योरी ऑफ फॉर्म नहीं होगा, जो ये परपिचुअल जो चेंज ये भी नहीं है, लेकिन वो बोला था जो कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग इज द सेंट्रल थीम एज द पार्मेनाइडिस फिलॉसफी, एज द फिलोसोफर पार्मेनाइड्स एज द एक्सप्लेन अबाउट क्या है द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग। ठीक है, 47 में देखिए, 47 में क्या है, अकॉर्डिंग टू पार्मेनाइड्स व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी, रियलिटी का नेचर क्या है, यानी कि रियलिटी का जो है उसका नेचर कैसे होगा, उसका नेचर यहाँ पर देखिए दिया गया है, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, it is illusions, it is unchanging and eternal, it is dependent on human perceptions। तो हम लोग जानते हैं कि क्या है आंसर, पार्मेनाइडिस बोला था जो नेचर होता है वो अनचेंज होता है, एंड वो क्या है, वो एकदम शाश्वत होता है, इटर्नल होता है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ए वाला जो अनचेंजिंग एंड इटर्नल। इसके बाद आ जाएगा 48 में देखिए क्या बोला, व्हाट इज द पार्मेनाइड्स assert अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नथिंग, यानी कि कुछ नहीं, इसके बारे में पार्मेनाइड्स क्या बोला। पार्मेनाइड्स इसके बारे में बोला, जो आंसर देखिए, नथिंग कैन एग्जिस्ट, ये एक है, नथिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, नथिंग कैन नॉट बी थॉट ऑफ और स्पोकन अबाउट, नथिंग इज फॉर्म ऑफ बीइंग। तो हम लोग का हो जाएगा नथिंग क्या है, नथिंग है नॉट बी थॉट, कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में सोचा या बोला जा सके, ऐसे चीज है नथिंग। तो ए हो जाएगा हम लोगों का सही आंसर। इसके बाद देखिए 49 में क्या है, 49 में व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट अलाइंस विथ पार्मेनाइड्स व्यूज ऑन चेंजिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कथन परिवर्तन पर पार्मेनाइड्स की दृष्टिकोण से मेल खाता है, कौन सी मेल खाता है, वो चेंज अनचेंज बोलता है, अनचेंज एंड इटर्नल बोलता है, लेकिन चेंजिंग इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, ये नहीं होगा, चेंज इन द इल्यूशंस एंड डज नॉट ट्रूली एग्जिस्ट। ये देखिए एक है, चेंज इज प्रोसेस ऑफ बिकमिंग, चेंज इज द रिजल्ट ऑफ सेंसरी परसेप्शन, लेकिन यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चंस देखिए, नथिंग कैन नॉट बी थॉट ऑफ और स्पोकन अबाउट, तो इसके पहले वाला क्वेश्चंस पे देखिए, इल्यूशंस यहाँ पर देखिए, द इट इज चेंजिंग एंड इटर्नल एग्जिस्ट, इटर्नल, तो इस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, चेंज इज इल्यूशंस एंड डज नॉट ट्रूली एग्जिस्ट, यानी कि चेंज के बारे में उसने क्या बोला, चेंज के बारे में, जो चेंज ऐसा एक चीज है जो इल्यूशंस होता है, वो डज नॉट एग्जिस्ट करता है, ट्रूली वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि परिवर्तन एक भ्रम और वास्तव में अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे उसने बोला। नंबर 50 में क्या होगा, हाउ डिड पार्मेनाइड्स बिलीव्स ह्यूमन कुड कम टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट रियलिटी, यानी कि पार्मेनाइड्स का ये विश्वास कैसे, या कि मनुष्य वास्तविक के बारे में सच्चाई की समझ सकता है, क्या है वो चीज, उसने बोला देखिए, थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस, थ्रू डिवाइन रिलेशंस, थ्रू रैशनल थॉट एंड लॉजिक, थ्रू आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, लेकिन ऐसा क्या है, बुद्धि के बारे में ही वो बात करेगा। तो इस पे देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, रैशनैलिटी, रैशनल थॉट एंड लॉजिक, तो इसके बारे में ही वो बात करेगा, तो ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है 51 पर। 51 पर क्या है, 51 पर देखिए,
Parmenides is often associated with which philosophical traditions, यानी कि कौन सी फिलॉसफी का ट्रेडिशन से ये एसोसिएटेड करता है, कौन सी, यहाँ पर आ जाएगा। हम लोग ये क्वेश्चंस एक्चुअली पहले रखना चाहिए था, तो आप लोगों को वो क्वेश्चंस पहले वाला जो क्वेश्चंस उसके पहले वाला जो क्वेश्चंस है वो समझ में ज़्यादा आता। तो इसके एसोसिएटेड होता है, हम लोग जानते हैं, रैशनलिज्म के अंदर, यानी कि बुद्धिवाद के अंदर, तर्कवाद या बुद्धिवाद हम लोग बोल सकते हैं, इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52, Is Parmenides' poem on nature which goddess guided the narrator of this truth? यानी कि जो पोएम है ऑन नेचर which of this goddess, ठीक है, गाइडेड द नेचर ऑफ दिस ट्रूथ। यहाँ पर देखिए एथेना, यहाँ पर है पेर्सेफोन, यहाँ पर है अर्थराइट, द अननेम्ड गॉड ऑफ ट्रूथ एंड विजडम, क्योंकि वो अनचेंज्ड एंड जो व्याख्या नहीं कर सकते तो उसका नाम भी नहीं हो सकता, तो उसने ऐसे बोलेगा जो अननेम्ड गॉड। देखिए कितना रिलेटेड होता है एक क्वेश्चन से, यानी कि एक बार आप थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं उसके साथ, ये देखिए क्वेश्चन एकदम आपको सिर्फ लॉजिकली इसके साथ मिलाना पड़ेगा, यानी कि आपका जो बुद्धि है, उस थिंकिंग है, उसके साथ थोड़ा सा मेल खाने से ही क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बात ही नहीं है उसमें। तो वो अननेम्ड गॉडेस ऑफ ट्रूथ एंड विजडम, ये हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, What is the term used by Parmenides to describe the ultimate reality? Ultimate reality के बारे में Parmenides ने कैसे, कौन सी एक्चुअली टर्म का यूज किया, कौन सी टर्म का यूज किया? उसने बोला, देखिए एक ऑप्शन दिया गया, द गॉड, द फॉर्म, द वन, द वे ऑफ ट्रूथ, तो उसने बोला द वन, यानी कि एक। ये सब मोनिज्म के अंदर आ जाएगा। रैशनलिस्ट बोला जाता है इसको, लेकिन ये मोनिज्म के अंदर आ जाएगा। इसके बाद देखिए आ जाएगा 54 में क्या है? 54 में which method did Parmenides use of argue the philosophical point? philosophical point का एक्चुअली आर्ग्यू करने के लिए कौन सी मेथड यूज किया उसने? एक्चुअली मैं बता देता हूं आप लोगों को, एक्चुअली उसने डायलेक्टिकल रीजनिंग का एक्चुअली यूज किया। डायलेक्टिकल, ठीक है, जो द्वंद्वात्मक होता है उसके बाद एक्चुअली यूज किया, जैसे कि हेगल ने यूज किया था डायलेक्टिकल मेथड। 55 में देखिए, अकॉर्डिंग टू Parmenides, what is the relationships between being and thought? Being and thought, इसके relations क्या है? Being and thought are distinct and separate. Thought is manifestations of sensory experience. Being and thought are identical. To think to be, to think is to be. A thought can only grasp to non-being. तो यहाँ पर देखिए उसने क्या बोलेगा, वो बोलेगा जो हम लोग का थिंकिंग है वो क्या है, बीइंग एंड थॉट आर आइडेंटिकल बोलेगा, क्योंकि टू थिंक इज टू बी, यानी कि अस्तित्व और विचार एक समान है, सोचना ही होता है, क्योंकि ये जो बीइंग होता है और थॉट होता है, दोनों का एक ही काम होता है जो सोचना पड़ता है। तो क्या है, ये आइडेंटिकल होता है। हु एम आई, ठीक है, हु एम आई, मुझे सोचना पड़ता है हु एम आई। तो हु आई एम, इसमें भी जो बीइंग है, जो हु आई एम, इसमें सोच रहा है, लेकिन चिंता भी सोचना ही पड़ता है थॉट को। तो ये
क्या होगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो देखिए 56 में क्या है, व्हाट इज हेराक्लिटस मोस्ट फेमस फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन्स। फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन्स, सबसे विख्यात फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन हेराक्लिटस का क्या है, क्या होता है हेराक्लिटस का। उसने बोला देखिए द थ्योरी ऑफ फॉर्म, कॉन्सेप्ट ऑफ अनमूव्ड मूवर, द परपेचुअल चेंज और एलेगरी ऑफ दिस केव इन योगा। देखिए यहाँ पर देखिए हो जाएगा परपेचुअल चेंज, ये बोला द आइडिया ऑफ परपेचुअल चेंज, जो सतत परिवर्तन का विचार, यही हेराक्लिटस का एक विख्यात डॉक्ट्रिन है। थ्योरी ऑफ फ्लक्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये देखिए थ्योरी ऑफ फ्लक्स एकदम इंडियन फिलॉसफी, जो बौद्ध फिलॉसफी के अंदर आता है ना, वो एकदम मेल खाता है। जो मोमेंटरीनेस, जब परिवर्तन होता है एकदम टाइम पे टाइम, हर टाइम पे नैनो सेकेंड पे एकदम क्या होता है, चेंज होता है। तो परपेचुअल चेंज के बारे में ये हेराक्लिटस का सही आंसर हो जाएगा। 57 में क्या है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग सेइंग इज एट्रीब्यूट टू हेराक्लिटस। ठीक है, कौन सी, क्या होगा एट्रीब्यूट्स टू हेराक्लिटस, क्या होगा। देखिए यहाँ पर मैन इज मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, ये हम लोग जानते हैं, प्रोटैगोरस ने बोला था। यू कैनॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर, ये एकदम सही है। देखिए और देखना ही जरूरत नहीं, उसने बोला एक ही नदी के अंदर हम लोग दो बार नहीं उतर सकते, यानी कि वी कैनॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर, हम लोग दो बार नहीं उतर सकते, क्योंकि पानी क्या होता है, पानी एकदम फ्लो होता है, प्रवाहित हो रहा है हर वक्त। तो जिस पानी में पहले हम लोग उतर रहे हैं, उसके बाद जिस पानी में फिर उतर रहे हैं, वो सेम वाटर नहीं है। तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर, और देखना जरूरत ही नहीं है दूसरे के बारे में। 58 में देखिए क्या है, 58 में अकॉर्डिंग टू हेराक्लिटस व्हाट इज द अंडरलेइंग सब्सटेंस ऑफ यूनिवर्स। क्या है अंडरलेइंग सब्सटेंस ऑफ यूनिवर्स, क्या होगा। उसने बोला जो वाटर, फायर, अर्थ, एयर, लेकिन उसने पकड़ा है क्या, एयर को पकड़ा था। इसके बाद आ जाएगा 59 में क्या है, हेराक्लिटस बिलीव्ड, Heraclitus believed that the world is in a constant state of, क्या है, यानी कि हेराक्लिटस का मानना था कि दुनिया निरंतर निम्न अवस्थाओं में रहती है। कौन सी, यहां पर देखिए स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम, ठीक है, फ्लक्स, डिके। उसने बोला ये इक्विलिब्रियम का, सॉरी ये नहीं, उसने बोला फ्लक्स के बारे में बोला, जो बिलीव्स दैट द वर्ल्ड इज इन ए क्या, फ्लक्स। ए फ्लक्स हो जाएगा आपका सही आंसर। इसके बाद आता है देखिए 60, क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट डिड हेराक्लिटस मीन बाय द टर्म लोगस। लोगस के बारे में कौन सी टर्म उसने यूज किया हेराक्लिटस। लोगस क्या है, एक ऑप्शन में दिया डिवाइन रीजनिंग प्रिंसिपल गवर्न बाय यूनिवर्स, मैटेरियल सब्सटेंस, फिजिकल लॉ, ह्यूमन इंटेलेक्चुअल। ये इसने नहीं माना, लेकिन ये सही हो जाएगा डिवाइन रीजन्स और प्रिंसिपल गवर्निंग बाय यूनिवर्स, ये सही है। लोगस, व्हाट इज लोगस। लोगस ऐसा एक चीज है जब ब्रह्मांड के नियंत्रण करने वाले दिव्य कारण या सिद्धांत। 61 में देखिए क्या है, 61 में क्वेश्चंस, हेराक्लिटस व्यूज ऑन द नेचर ऑफ ऑपोजिट ऑफ समराइज बाय। हेराक्लिटस व्यूज ऑन द नेचर ऑफ ऑपोजिट्स कैन बी समराइज्ड एज, कैसे समराइज्ड करेंगे हम लोग, ऑपोजिट आर इल्यूशंस and does not exist, ये नहीं होगा। opposite is constant conflict and never reconcile,
ए भी नहीं होगा। ऑपोजिट एज नेसेसरी टू हार्मोनी एंड बैलेंस, ए सही आंसर है, क्योंकि उसने बोला जो नेचर ऑफ ऑपोजिट क्या होता है, नेचर ऑफ ऑपोजिट ऐसा एक चीज है जो हर वक्त एक बैलेंस करके चलता है, ठीक है। तो ए हो जाएगा आपका सही आंसर, जो ऑपोजिट आर नेसेसरी फॉर हार्मोनी एंड बैलेंस, ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हेराक्लिटस व्यूज ऑन नॉलेज, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग क्या है, क्वेश्चन देखिए, व्हिच of this following best describe हेराक्लिटस व्यूज ऑन नॉलेज, नॉलेज के बारे में डिस्क्राइब ऐसे किया गया हेराक्लिटस का कौन सी सही है। Knowledge is static and unchanging, knowledge is impossible to attain, knowledge come from divine revelation, knowledge is derived from understanding the nature of change, ये हो जाएगा सही आंसर। क्योंकि देखिए वो उसने बोला जो चेंज एक बैलेंस करके चलता है, ए नेसेसरी अपोजिट्स जो होता है ए बैलेंस करके चलता है, तो ए नॉलेज इज ड्राइव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चेंज, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, Heraclitus concept of war is father of things, war यहां पर देखिए, war is the father of all things implies, किसके साथ implies किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड क्रिएशंस एंड चेंज, इसके साथ इसको क्या किया जाता है, द वर्ड इज फादर ऑफ ऑल थिंग्स इम्प्लाइज कॉन्फ्लिक्ट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड क्रिएशंस एंड चेंज, क्योंकि वॉर इज अल्टीमेट इविल, ये तो नहीं, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि पीस इज अननेचुरल, ये भी नहीं बोलेगा, द थ्रो इज ट्रू जस्टिस ऑफ अचीव, क्योंकि उसका फिलॉसफी के अंदर ये चीज को नहीं मिलता है, क्योंकि ये कोई चीज उसने ऐसे बोल के नहीं व्याख्या किया। 64 में क्या होगा, which how did Heraclitus views the soul, एक्चुअली हेराक्लिटस आत्माओं के किस प्रकार देखते थे, किस प्रकार से देखते थे, वो देखते थे, देखिए आंसर क्या है, एज द इमोर्टल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द बॉडी, एज ए मटेरियल सब्सटेंस लाइक फायर, एज ए इंपॉर्टेंस फेनोमेना फॉर द डिसॉल्व आफ्टर डेथ, एज ए रिएक्शन डिफाइन इंटेलेक्चुअल, तो उसने बोला एज ए मटेरियल सब्सटेंस लाइक फायर, ये आत्मा क्या है, सोल क्या है, एज ए सब्सटेंस, जैसे कि हम लोग जैसे कि फायर को स्वीकार किया, ऐसे एक चीज है आत्मा। 65 में क्या होगा, देखिए 65 में व्हिच ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑफ हेराक्लिटस डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स, यानी कि हेराक्लिटस के विपरीत के एकता के सिद्धांत क्या संभव है, क्या संभव है, संभव देखिए, इट एम्फसाइज द इल्यूशंस ऑफ डुअलिटी, a source of opposite of identical in nature, in highlights the dynamic interplay and balance between opposites force, it denies the existence of opposites, तो right एक्चुअली सही आंसर ए हो जाएगा, highlight the dynamic interplay and balance between opposites force के बारे में, ये हो जाएगा सही आंसर। 66 देखिए 66 के अंदर क्या हो जाएगा, डेमोक्रिटस इज बेस्ट नोन व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, कौन सी, तो हम लोग जानते हैं डेमोक्रिटस के बारे में, वो एटम के बारे में बात किया था, तो ये सही आंसर हो जाएगा एटोमिज्म। एटोमिज्म के बारे में, एटोमिज्म बोला जा सकता है, वो एटोमिज्म एक थ्योरी है, उसने उसके बारे में वो विख्यात एक थ्योरी है।
इसके बाद देखिए 67 में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस, व्हाट इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का नेचर, फंडामेंटल नेचर क्या है हम लोग सब जानते हैं। फंडामेंटल नेचर क्या होगा, इट इज मेड फॉर दिस कंटिन्यूअस मैटर, इट इज कंपोज्ड बाय द इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो यही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एटम के बारे में ही उसने थ्योरी दिया, द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय द एटम और एवरीथिंग्स इज क्रिएटेड बाय द एटम। एक्चुअली डेमोक्रिटस के यही बोलना था, जो ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड बाय द स्मॉल पार्टिकल्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स शुड बी कॉल्ड क्या, एटम्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं सामने क्वेश्चंस को। और 68 में देखिए, डेमोक्रिटस बिलीव्स एटम मूव्ड थ्रू व्हाट, यानी कि डेमोक्रिटस का मानना था कि परमाणु किसके माध्यम से घूमते हैं, किसके माध्यम से घूमते हैं, यहां पर देखिए किसके माध्यम से, ए सॉलिड मैटर, ए वैक्यूम, अर्थ, वाटर। ए हो जाएगा सही आंसर, ए वैक्यूम। ए वैक्यूम के द्वारा एटम क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, वैक्यूम। ये थोड़ा थोड़ा आपको देखिए वो पढ़ने से ना एकदम क्लियर हो जाता है, आप लोगों को एकदम टेक्स्ट में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है सर। इसके बाद आ जाएगा 69 में व्हाट डिड डेमोक्रिटस एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि डेमोक्रिटस ने पदार्थों की विभिन्न गुण के व्याख्या कैसे की, गुण के कैसे व्याख्या किया, थ्रू द स्पिरिचुअल इसेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आंसर देखिए, बाय द शेप्स, अरेंजमेंट एंड ऑपोजिशंस ऑफ एटम। नंबर 2, through the emotions of the observer, by the will of the gods। तो स्पिरिचुअल के बारे में वो नहीं बात किया, इसके बारे में भी नहीं बात किया, इसके बारे में नहीं, लेकिन उसने बोला बाय द शेप्स, अरेंजमेंट एंड ऑपोजिशंस ऑफ एटम। ये हो जाएगा हम लोगों का सही आंसर, क्योंकि उसने तो क्या बोला था, एटम के जो ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड बाय द एटम, यानी कि स्मॉल पार्टिकल शुड बी कॉल्ड एज द एटम्स। तो वो एटम के बारे में ही बात करेगा। व्हाट डिड डेमोक्रिटस बिलीव्स अबाउट द क्या, सोल। तो कि सोल के बारे में उसका विश्वास क्या करते थे, इट इज इटर्नल एंड डिवाइन, it is composed by smooth and round atom, it is does not exist, is created by the higher power। तो ये बोला उसने, it is composed of smooth round atom के बारे में उसने बोला, यानी कि ये ऐसे एक चीज एटम से एक्चुअली उत्पन्न हुआ, कंपोस्ट हुआ, जो स्मूथ है एंड राउंड, यानी कि ऐसे राउंड लेकिन स्मूथ होना चाहिए ऐसे। इसके बाद आ जाएगा 71, which term best describe Democritus' beliefs about the creations of destructions of atom, यानी कि कौन सा शब्द परमाणु के निर्माण और विनाश के बारे में डेमोक्रिटस के विश्वास का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी कि व्याख्या करता है, यार वर्णन करता है, व्याख्या करता है। कौन सी हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, एटम आर क्रिएटेड बाय द डिवाइन। डिवाइन के बारे में वो नहीं बोलेगा कभी। एटम आर इटर्नल एंड कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये एक्चुअली सही हो सकता है। देखिए इसके थोड़ा और भी देखना पड़ेगा। एटम आर क्रिएट थ्रू केमिकल रिएक्शन, ये नहीं होगा। एटम आर द डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल फोर्स, ये भी नहीं होगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें बोला अबाउट द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, एक ही सा। एटम आर इटर्नल, कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। और इसके बाद आ जाएगा 72। Democritus' theory often contrasted
Which of the pre-Socrates philosopher theory, यानी कि डेमोक्रिटस के सिद्धांत तुलना अक्सर किस पूर्व जो सॉक्रेटिक का दार्शनिक था उसके साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ जोड़ा जाता है यह पर देखिए। एक्चुअली हेराक्लिटस, पार्मेनाइडिस, एनेक्सिगोरस, एम्पिडोक्लेस, तो उसके जोड़ा जाता है हर वक्त पार्मेनाइडिस के साथ। ए हो जाएगा आपका सही आंसर। तो आज शायद इतना ही आप लोगों के लिए, जो आप सारे के सारे देख रहे हैं सबके धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं इतने टाइम से। तो सिर्फ ये देखने से शायद नेट क्रैक ना हो, क्योंकि इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको पढ़ना भी पड़ेगा सर। क्योंकि पढ़ने से क्या होता है, ये सारे के सारे चीज़ आपको क्लैरिफाई भी हो जाता है, क्लियर और ज़्यादा होता है, कंफ्यूजन का जगह नहीं रहता। कभी कभी तो ये भी गलत आ जाता है, क्योंकि देखिए हम ऐसे कभी कभी स्पीड से सोच के कर रहा हूँ, कभी कभी गलत भी टाइप हो जाता है, भूल व्याख्या भी कभी कभी हो जाता है। लेकिन आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने से क्या होता है, एकदम उसका सही आंसर को पता चल जाता है। तो अगर इसमें कोई गलत ऑप्शन टाइप हो गया, गलत बोल दिया, उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करके रखना और बेल वाला आइकन का प्रेस कर देना, उसमें ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों के पास आ जाएगा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, सबको धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।